पहले हम बचपन में सुनते थे नेकी कर और दरिया में डाल। जी अब नया आ गया है नेकी कर और सोशल मीडिया में डाल। इस CSR की भी आजकल एक प्रकार से पॉलिसी मैटर सा हो गया कई संस्थाओं के अंदर, या बार्गेनिंग बहुत हो रही है इसके अंदर। जी साहब हम दे तो देंगे लेकिन इतना आपको। हाँ। हम जैसे समाज सेवी सैकड़ों आए हैं, सैकड़ों चले गए और सैकड़ों नए आएंगे, हमसे ज्यादा अच्छे आएंगे और बहुत बढ़िया आएंगे। कभी ये जिंदगी में सोचना कि मैं बड़ी चीज हूं या मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूं। जय हिंद, मैं हूं अमिताभ। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आज तक आपने मेरे चैनल पे या तो मेरे गाने देखे होंगे या फिर मेरे एनजीओज वी केयर और वॉर वुंडेड फाउंडेशन की एक्टिविटीज से रिलेटेड वीडियोस। आज मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं, नोएडा सोशल मूवर्स। इस सीरीज में मैं आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाऊंगा जो नोएडा ट्राई सिटी को एक बेहतर जगह बनाने के प्रयास में रत हैं। ये लोग सरकार की कार्रवाइयों को सप्लीमेंट करते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां सरकार नहीं पहुंच पाती। निस्वार्थ भावना से किए गए इनके प्रयास हमारे जीवन के हर आयाम को एक नई दिशा देते हैं। अपनी निजी सुविधाओं और कभी कभी सुरक्षा की चिंता किए बिना वो आपके कल को खुशहाल बनाने में लगे रहते हैं। आप इन्हें एनजीओ के नाम से जानते हैं और हम इन्हें कहते हैं सोशल मूवर्स। तो प्रस्तुत है नोएडा सोशल मूवर का पहला एपिसोड। इस सीरीज में हमारे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव नवरत्न फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। नवरत्न फाउंडेशन नोएडा का बहुत पुराना एनजीओ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। अशोक जी खुद नोएडा के एक जाने माने व्यक्ति हैं और सभी एनजीओ के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नवरत्न फाउंडेशन बहुत सारी एक्टिविटीज करता है जिसके बारे में आज हमें अशोक जी बताएंगे। इसके अलावा अशोक जी ने सभी एनजीओ को जोड़ के एक एक्टिव एनजीओ ग्रुप बनाया है जहां सारे एनजीओ एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद करना अमिताभ अमित। मैं आपका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझ जैसे नाचीज को आज इस पहले एपिसोड के लिए चुना। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक अच्छा आपने प्रयास किया है, कम से कम नोएडा के अंदर जो हमारी इतनी बड़ी जनता रहती है उनको मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ के सोशल वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो आपने जो एक ये शुरुआत की है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ की और सोशल सर्विस में आने से पहले आपने क्या क्या किया। है तो बहुत लंबा हिसाब किताब, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी समझ कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी की जो शुरुआत है वैसे इलाहाबाद में पैदा हुआ, फिर वहां से मैं दिल्ली में, हम लोग आगे पिताजी यहाँ पे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में लाइब्रेरियन थे और वो 83 में वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उससे पहले मेरी जितनी भी पढ़ाई है वो दिल्ली में हुई, मोतीबाग आर.के. पुरम के क्षेत्र में हुई और वहीं से मैंने 8th पास किया था सेक्टर 7 से। और उसके बाद फिर मैं कश्मीरी गेट में टेक्निकल हायर सेकेंडरी स्कूल में चला गया था जहां से मैंने 12th तो होती 11th होती थी, वो भी 11th का लास्ट बोर्ड था जो कि 1977 में किया। फिर मैंने बीएससी किया मोतीलाल नेहरू कॉलेज से और साथ में मैंने फिर मैनेजमेंट कोर्स जो था भारतीय विद्या भवन से किया। और कहा जाए तो अगर मेरे एजुकेशन जो है वो मेरी ज्यादा यहीं पर ही है, लेकिन जॉब मैंने दिल्ली में की और जॉब के बाद फिर मैं बिजनेस में आ गया। बिजनेस में मैंने फिर शुरुआत की कंप्यूटर्स के जो पावर सेक्टर्स होते हैं, पावर कंडीशनर्स होते हैं, जैसे सीवीटी यूपीएस है, उसका बिजनेस किया काफी अच्छा चला। और एजुकेशन में एक खासियत ये थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने के कारण हमें ओपनिंग बहुत मिली, एक्सपोजर बहुत मिला, समाज सेवा करने का मौका मिला। और आपने जो मुझसे जैसे पूछा कि मैंने समाज सेवा कहाँ से शुरू करी, तो समाज सेवा का जो है मैंने अपने पिताजी से सीखा। मेरे फादर जो थे आर.के. पुरम में सेक्शन 9 में वहां पे RWA के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो जनरल सेक्रेटरी होने के कारण उनको कभी सब लोगों से मिलना पड़ता था, सब पे काम करने पड़ते थे। तो हम छोटे छोटे हुआ करते थे, उनको देखा करते थे, तो उन्हीं के संग हम घूमते थे। वहीं से समाज सेवा की ललक शायद पैदा हुई और फिर करते करते बढ़े। और इसके बाद अगर समाज सेवा में है तो नोएडा में आने के बाद तो ये बड़ा विस्तार ले गया, क्योंकि बिजनेस बंद होने के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो मुझे फिर लगा कि जो मेरे को आना चाहिए समाज सेवा में, और पत्नी ने मेरे से बोला कि अब आप थोड़ा खुल के आइए। तो उसमें आए। फिर नवरत्न फाउंडेशन 2002 में हम लोग बना चुके थे,
इससे पहले नोएडा 2 कमर्श में था और इससे पहले कार्य सभा का मैं रहा अध्यक्ष। तो ये कई सारी चीजों पे करके, और एक बात मैं यही कहूंगा कि समाज सेवा में आने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। समाज सेवा का मतलब ये है कि हम अपनी जो कहा जाए शक्ति तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अपनी हमें प्रतिभा है या जो अपनेपन का जो अपनी जो अंदर से अनुभूति है, उसको हम कहीं ना कहीं शांत करने के लिए ये काम हम लोग करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमने भी समाज में के लिए कुछ किया, कुछ हमें जो दिया है समाज ने वो हमने कुछ करके दिया, वापस कर दो। क्या अशोक जी, वेरी इम्प्रेसिव। और देखिए, मैं अशोक जी को इतने दिनों से जानता हूँ, और जब अशोक जी बता रहे थे तो एक नई बात पता चली, हम लोग में बहुत सारी चीजें कॉमन है, और ये पता चला कि उन्होंने भी इसी साल 11वीं पास की जिस साल मैंने की थी, क्योंकि वो 11वीं का आखिरी बैच था 1977 में। 77। हाँ जी हाँ, तो हम लोग ने देखिए, हम लोग एकदम एक साथ हायर सेकेंडरी भी हमने एक साथ की है और एक बैच में। तो अशोक जी, जो नवरत्न फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आप सबको प्लीज बताइए कि नवरत्न फाउंडेशन क्या क्या कर रही है और आगे आपके क्या प्लान्स हैं। कर्नल साहब, ये 2002 में नवरत्न फाउंडेशन शुरू हुआ था। इनफैक्ट क्या हुआ कि हमारे एक पैटर्न थे, या मैं कहूँ कि मेरे मेंटर थे, श्री फतेह बहादुर निगम साहब और MG भटनागर साहब, जो मुझको यहाँ नोएडा लेकर के आए थे, जिन्होंने मुझे मेरे बिजनेस में काफी सपोर्ट किया था। तो 2002 में आदरणीय FB निगम साहब का जब इंतकाल हो गया, और उन्होंने अपनी आंखें जो थी वो डोनेट करी थी, तो उनको देख करके मेरे को लगा कि हमने, इस व्यक्ति ने जो समाज के लिए इतना बड़ा काम किया है और जिंदगी लगा दी समाज को सुधारने में, तो क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें। तो हमें ये हुआ कि क्यों ना हम नोएडा के अंदर इतने जो समाज सेवी काम कर रहे हैं, जो कि अनदेखे हैं, जो जिनको पहचान नहीं मिलती है, तो उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, क्यों ना हम उनको लाएं और उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन करके FB निगम अवार्ड हर साल दिया जाए। और साथ में एक और भी था, क्योंकि मेरा संगीत से बहुत जुड़ाव रहा है, मैं थिएटर भी मैंने बहुत जिंदगी में किया है, कल्चरल एक्टिविटीज बहुत की थी, लेकिन फादर की डेथ के बाद मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बिल्कुल ही अलग हो गया था। तो 9 साल तक मैं स्टेज से बाहर रहा। तो हमें यह लगा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे कलाकार हैं हमारी जिंदगी में मिलते हैं समाज के अंदर, जिनको हम मौका नहीं दे पाते, तो क्यों ना उनको मौका देना चाहिए। तो हमने फिर एक शुरुआत किया नवरत्न फाउंडेशन, सॉरी नवरत्न जन कल्याण सोसाइटी पहले शुरू की थी। तो इसका मतलब था नए रत्नों की खोज। लोग थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, वो कह रहे हैं नव मतलब राजा अकबर के दरबार के 9 रत्न, वो नहीं है। नव रत्न न्यूज, फाइंडिंग द न्यू जेम्स। तो हमने इसमें कहा कि वी आर कमिटेड फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ द अनसीन टैलेंट। जो अनसीन टैलेंट है उसको आगे निकालना है, उसको हमें लेकर के आना है। तो ये देख करके फिर हम लोगों ने नवरत्न शुरू किया, और हर साल हमने उसमें अवार्ड देने लगे, क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे जो सोशल वर्कर्स हैं। और इसमें मैं बता दूं कि अभी पूरे 21 साल हो गए। 21 साल में हम करीब 400 से ज्यादा सोशल वर्कर्स को अवार्ड दे चुके हैं। अब नवरत्न का जो शुरुआत हुई थी कि कल्चरल एक्टिविटी से कुछ नए बच्चों को लाएं, कुछ मौका दें, तो इसमें यह था कि जिनमें छुपी हुई प्रतिभा है उनको आगे निकाला जाए। ये प्रतिभा का मतलब ये नहीं था कि केवल संगीत हो या स्टेज हो या थिएटर हो, नहीं। इसमें यह था कि अगर कोई बच्चा सपोज करिए किसी को कुक बनना है, शेफ बनना है, तो हमने उसके लिए भी क्लासेस ऑर्गेनाइज करी। सबसे बड़ी बात है, इसमें कभी भी एज या आयु का कोई नहीं रहा कि कोई छोटा या बड़ा। हमारे टाइम में भी ऐसे हुए कि कलाकार जो कि 79 ईयर्स के थे, कर्नल अनेजा, आज वो 95 ईयर्स के हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे गाना गाया था। लेकिन 2007 के बाद से थोड़ा हमने बदलाव किया, हम समाज सेवा में पूरी तरीके से आ गए, और उसके बाद हमने महिलाओं के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण के अंदर। तो आज हमारे 36 सिलाई सेंटर चल रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 10,000 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण दे चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमारे 8 कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं, अभी 9वां खुलने जा रहा है, जिसमें हम गरीब बच्चों को एक बहुत ही छोटी सी फीस में हम उनको 6-6 महीने का कोर्स दे रहे हैं। बेसिक कोर्स भी है, एडवांस कोर्सेज भी हैं, और ये ज्यादातर स्लम्स एंड गांव में हम लोग खोल रहे हैं कंप्यूटर सेंटर, और इसमें हमें CSR फंड भी मिल रहा है। तो उससे हम लोग काफी काम कर रहे हैं। करीब 6 महिलाओं के लिए एजुकेशन सेंटर खोले, जहां से जो महिलाएं प्रौढ़ महिला शिक्षा केंद्र है उसका भी हमने शुरुआत की है। एक हमारा चलता है फिजियोथेरेपी सेंटर, जिसमें हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा हम लोग करते हैं कि भाई को समस्या आती है, तो भी एक हमारे एक CSR में है, वो क्लब 26 में हमारा चल रहा है। इसी प्रकार से एक स्कूल चलता है नवरत्न ज्ञानपीठ, जहां पे करीब 130 बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हर साल शीत कवच एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम लोग करीब 2 से 2,500 कभी कभी 3,000 बच्चों को स्वेटर बांटते हैं।
एक हमारा बड़ा यूनिक प्रोग्राम है, इसका नाम है जो आए वो गाए। ये डॉक्टर कर्नल साहब, आप भी पिछले 4-5 साल में, तो नहीं कहूंगा 2 साल में, काफी आपने अच्छे गाने शुरू किए हैं और बहुत अच्छे गाने गा रहे हैं। Thank you, और आपका मैं देख रहा हूँ कि व्यूअरशिप आपकी बढ़ती जा रही है। हमारी भी शायद व्यूअरशिप नहीं आ रही थी, आपकी आ रही है। तो उसी में हम लोगों ने शुरू किया कि जिनको गाने का शौक है, दे कुड बी ए बाथरूम सिंगर्स, लेकिन हम उनको मंच दे रहे हैं, उनको ऑर्केस्ट्रा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, आए वो गाएं। और पिछले 2017 से ये प्रोग्राम शुरू किया है। हर महीने के 3rd संडे को करते हैं। कोरोना के बीच में थोड़ा 2 साल को रुकाव आया था, उन्होंने नहीं किया था। अभी तक हम 650 कलाकारों को, गायकों को मौका दे चुके हैं। क्या और ये चीज है जो कि नवरत्न की थोड़ी बहुत जो मैं जानकारी आपको बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे दिवाकर जैसे संगीत गायक भी आपके प्रयासों के वजह से ही उनको इतना बड़ा मंच मिला और वो इतना अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनकर। मैं भी जो आपकी बात है वो मानता हूँ कि अगर हम किसी को मदद करना चाहें तो वो खाना खिला के, कपड़े देके मदद करना बेकार है। हमें उसे सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपना जीवन खुद करे, और जो ऐसा नहीं कर सकता वो हमारी मदद का हकदार भी नहीं है। हम एक दिन मदद कर सकते हैं, 2 दिन मदद कर सकते हैं, किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो आप उनकी मदद कीजिए और जो अपनी खुद मदद करने को तैयार हो। खाना खिलाने से अच्छा उसको खाना मतलब जो है वो मतलब अपने को कमाने लायक बन जाए, ताकि वो बार बार खाना रोज खाए। जी, जिस तरह आपका सिलाई केंद्र है, अगर आपने 10,000 महिलाओं को सिलाई केंद्र से गई हैं, तो एक तो वो अपने घर में बच्चों के कपड़े सिल रही होंगी, थोड़े बहुत पड़ोसियों के सिल रही होंगी, तो उनकी बहुत अच्छा पॉकेट मनी मिल जाती है। कई बार पॉकेट मनी से भी ज्यादा। और कंप्यूटर सेंटर तो आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं, वो तो एक सीधे उनका जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और बहुत बढ़िया। तो इसी तरह आप, हमारी शुभकामनाएं, इसी तरह लगे रहिए। और इसमें एक बात ऐड कर दूं, हाँ जी 2 कंप्यूटर्स तो आप ही ने सेंटर्स खुदवाए। हम लोग का तो साथ है, मतलब बिल्कुल हम आपके साथ आपके मतलब पेट्रोनेज के अंदर। मैं कहता हूँ अशोक जी हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड है, इतना मत एकदम। तो अब आप ये बताइए, तरह के आप 21 साल से सोशल वर्क में हैं और तरह के आपको अनुभव हुए होंगे, कुछ अच्छे, कुछ उतने अच्छे नहीं। तो सबसे पहले कौन सा कैंपेन था, सबसे चैलेंजिंग कैंपेन आपके सोशल वर्क का क्या रहा? कर्नल साहब, जिंदगी में अगर ये उलझने और रुकावटें और ये अड़चने ना आए तो आप ना तराशे नहीं जा सकते। जी हाँ। तराशने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके सामने कुछ चीजें जो चैलेंजेस हैं उसको आप ओवरकम कर सकें। समाज सेवा में चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं और 21 साल तो मुझे नवरत्न को बनाए हुए हैं, लेकिन मैं पूरे 47 साल से काम कर रहा हूँ। जिंदगी में चैलेंजेस, समाज सेवा में सबसे बड़ी बात आती है कि परिवार का एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर परिवार का एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप समाज सेवा करके भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों को तो आप खुश कर रहे हैं और परिवार को आप नाराज कर रहे हैं। तो ये समाज सेवा का थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जो सामने वाला आदमी है ना, वो इस बात को समझ नहीं पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और फाइनेंस की समस्या आती है, एक्सेप्टेंस की समस्या आती है, लोगों के रिसोर्सेस को जमा करने की समस्या आती है, जिसके लिए हम कर रहे हैं पहले उसको समझाना पड़ता है कि हम क्यों आपके लिए कर रहे हैं। कभी कभी उसको लगता है कि शायद ये हम उनका कुछ मिसयूज करना चाहते हैं, कोई फायदा उठाना चाहते हैं। और इसमें जो हमने, जब हम गांव में गए, खासकर स्लम एरिया में गए, वहां चैलेंजेस हमारे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वहां पे जब हम जाते थे हमें कभी ये नहीं दिखाना पड़ता था कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े ये है, फलाना है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा प्रयास यह था कि भैया हम आपको साथ जोड़ने के लिए आए हैं, हम आप पे कोई एहसान करने नहीं आए हैं, हम आपकी मदद करने नहीं आए, हम केवल आपको सहयोग करने आए हैं। और इसलिए कभी कभी मैं, जैसे हमारे संग कभी काफी लोग जाते थे, वो क्या होता था कि जैसे वहां गए तो वहां बदबू बहुत आती है, तो लोग निकाल के रुमाल देके सीधा मुंह पे लगा देते थे। तो हमने बोला नहीं, ये गलत बात है, आपको रुमाल नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे आपको एक्सेप्ट करना है और काम करना है। बिल्कुल। फिर बात आती है फंड्स की। सबसे इंपॉर्टेंट फंड्स है समाज सेवा फंड्स का। अब फंड्स आपके पास है नहीं, आप क्या करेंगे? घर से कितना लगा देंगे? जिनके पास आप जा रहे हैं वो आप पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते, वो आपको सुपात्र मानते हैं कि नहीं मानते। तो ये कुछ समस्याएं हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, कौन सा काम आपको करना है समाज सेवा में जो कि वाकई दूसरे को फायदा करे, उसकी जो जरूरत को पूरा करे,
ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो पूरा करना है। बाकी काम करते रहेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो वही हम चीजें हैं कि आप लगे रहें, करते रहें। कभी कभी इस पे शेर भी मैं कहता हूँ कि शबे गम के आंसुओं की इतनी कहानी है, जो अटक गए वो मोती, जो टपक गए वो पानी है। क्योंकि अगर आप अटके रहेंगे तो मोती बन जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। आप सोचे कि तो देखिए, ये जिंदगी में चैलेंजेस चलते रहेंगे, एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आपका सीएसआर के गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो नई सीएसआर की पॉलिसी बनाई है, एनजीओस को उससे सपोर्ट मिल रहा है, क्या आपका कहना है, आपका क्या विचार है इसके बारे में? मेरे ख्याल से कहा जाए कि ये एनजीओस के लिए बहुत बड़ा वरदान है जी, जो काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि कर्नल साहब की हमारे पास जो चंदा इकट्ठा करने की ताकत है और लोगों से लेना, उनसे चंदा मांगना, डोनेशन पे जाके बात करना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और मैं आपको साफ बताऊं कि जब आप चंदा मांगने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है यार, जो कहा ना कि जो कहते रही मन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसल ना है। तो मतलब ये बात सच्ची है। नहीं, ये उनको बतानी चाहिए ना, आपको जो ना कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, ये सच्ची बात है हाँ, कि जब आदमी कहीं जाता है तो अपने आप को, मतलब अपनी ईगो को खत्म करके जाता है। लेकिन सरकार ने जो ये कॉर्पोरेट्स के अंदर और खासकर जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए लॉ निकाला है कि आपकी जो प्रॉफिट है उसका आपको 2% आपको सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देना है। ये जो हम इतने बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं, अब ये सीएसआर की ही देन है। और सीएसआर का फायदा अब दिख रहा है और लोग दिख रहे हैं। अगर सपोज कहिए कि हम जैसे एक छोटी सी एक एनजीओ 9 कंप्यूटर सेंटर खोलने की ताकत रख रही है, तो ये सीएसआर के बेस पे ही है। अगर फिजियोथेरेपी सेंटर है तो सीएसआर के बेस पे। अगर हम लोग अगर चाहें तो नोएडा के अंदर अगर हम 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी एनजीओ हैं। और मेरे ख्याल से, मेरे को याद है कि जितनी एनजीओ बन गई हैं, ये कहीं ना कहीं बेचारे के डोनेशन तो चाहिए, बगैर काम चलता। हाँ, इस सीएसआर में कर्नल साहब अब समस्या क्या देखने को मिलती है कि कहता हूं मैं, साफ है, उसमें कहने की बात नहीं है कि सीएसआर भी आजकल एक प्रकार से पॉलिसी मैटर सा हो गया कई संस्थाओं के अंदर, या बार्गेनिंग बहुत हो रही है इसके अंदर। साहब हम दे तो देंगे, लेकिन इतना आपको समझ गया, इससे समझाने की जरूरत नहीं है। तो सीएसआर में ये भी है, और सीएसआर के अंदर इसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है कि आपको दिया जिस पर्पस के लिए जा रहा है, तो कई सारी एनजीओ हैं वो उस पर्पस से कम खर्च कर रही हैं और वो अपने एडमिन्स पे ज्यादा खर्च कर रही हैं। क्या एनीवे, ये सब चीजें हमारे जो टैक्स एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का काम है। लेकिन आज भी इन सब के बावजूद भी सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियरी है, और ये हमारे लिए जिंदगी में खासकर एनजीओ के लिए बड़ी अहम जो कि वस्तु गवर्नमेंट ने दी है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने मुझे बताया था कि अगर आप जब एनजीओ में आते हैं और एनजीओ चलाते हैं तो आप एक सामाजिक भिक्षु बन जाते हैं। और दूसरी बार आपने मुझे बताई थी कि देखिए, ये जो एनजीओ चलाते हैं आप, ये अपने पैसे से आप नहीं चला सकते। ये आपको लोगों के सपोर्ट से ही चलाना है। तो बहुत एक एसेंशियल हिस्सा है जो फंड कलेक्शन है। और शुरू में मुझे भी बड़ी लगता था, संकोच होता था, लेकिन अब मैं तो एकदम बेशर्म होकर मांग लेता हूँ। सिखाने वाला उनसे पहले वे हुए जिनके मुकसद ना ही बोलता हूँ मैं। सिखाने वाला कौन है, आपको मांगने वाला। और दूसरी बात, मैं सबको ये कहता हूँ कि देखिए साहब, आप लोग इस जन्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और परलोक जाना है, आपको अगला जन्म मिलना है, तो हम तो आपका परलोक सुधार रहे हैं। तो आप अगर हमें देंगे तो आपका ही फायदा है हमें देने में। खैर, जो देने वाले होते हैं वो बिना कहे देते हैं, और जो नहीं देने वाले, इसमें एक बात है, आदमी देना चाहता है जी। मैंने देखा है, नोएडा नहीं पूरे हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि दे वांट टू गिव, दे वांट टू डोनेट जी, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं होता कि ये सही जगह जा रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आपको वो देख लेते हैं बहुत लंबे समय तक कि सही इस्तेमाल हो रहा है, तब आप पे विश्वास करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फिर आपके लिए सब चीजें रास्ते खुल जाती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। याद होगा कोरोना में हम लोगों ने कैसे किया था। हाँ, कोरोना में लोग एकदम बाहर आए थे, और कोई भी, सभी आदमी, इनफैक्ट उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है, मैं आपकी तारीफ करूंगा यहाँ पे कि आपने रोजाना
जी हाँ। जितना फंड कलेक्शन आ रहा था जी हाँ। उसका पूरा ब्यौरा आप पैसा वाइज पैसा दिया करते थे। ट्रांसपेरेंसी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, इसीलिए लोगों को आप पे विश्वास पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है कि वो इसलिए कि जो आप पैसा दे, क्योंकि सभी ज्यादातर लोग अपने मेहनत का पैसा देते हैं और चाहते हैं कि उसका सदुपयोग हो, तो बात सही है। अच्छा, एक चीज और बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि अनडिजर्विंग लोग होते हैं जी हाँ। जिनको आप सोचते हैं कि वो कैसे मना करें। मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ, हादसे बोलूंगा उसको मैं, कि बेलाना गांव है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है बुलंदशहर में। हम लोग एक बार कंबल बांटने के लिए गए, जिससे हमें वहां से कहा गया था कि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। जब कहीं हम 300 कंबल लेके गए थे, जब वहां पहुंचे तो कंबल बांटने के लिए, तो मैंने देखा कि करीब 350-400 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं लंबी लंबी। तो हमने पूछा, स्कूल में गए थे तो क्या बात है भाई, ऐसा क्या कारण है, यहाँ लोग कैसे खड़े हुए? बोले साहब ये कंबल लेने के लिए आए। मैंने कहा कंबल क्यों लेने आए मोटरसाइकिल वाले? बोले साहब आप कहा गया कि साहब ये हो रहा है तो आएंगे। तो फिर क्या हुआ कि कंगना साहब हम लोगों ने सोचा यार क्या करें, तो देखा तो वहां पे किसी ने सोने की चेन मोटी मोटी पहन रखी थी, किसी ने कुछ कर रखा था, बड़े बड़े किसी के छल्ले घूम रहे, किसी के हाथ में कड़े सोने के पहन रखे थे। तो हमने पूछा आप यहाँ कैसे आए हैं? तो बोला साहब यहाँ आज गवर्नमेंट की तरफ से कंबल बच रहा, हम कंबल लेने आए। तो हमने बोला ये तो गलत बात है भाई, कंबल तो आपने नहीं है, तो 200 रुपए का 250 रुपए का कंबल है, आप तो के पास 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, तो क्या आपको नहीं चाहिए? गरीब आदमी है, जो गरीब है उसके लिए। तो बोले नहीं जी ये तो हम लेके जाएंगे, जब कुछ भी हो जाए हमको देना। तब हमने उनको एक बात बोली थी जो शायद उनको बहुत चुभी होगी, और वो हमारे लिए बहुत तरीका सही था। हमने उनको बोला कि आप जानते हैं कंबल हम किनको देने आए हैं? तो बोले किनको देने आए? हमने गरीब आदमी को देने आए हैं। गरीब आदमी वो जो कि भिक्षुक टाइप का है, जो गरीब है, जो भीख मांगता है, उसके लिए है। क्या आपको 200 रुपए की भीख चाहिए तो आप ले लीजिए, हम देंगे संस्था। बोले क्या मतलब है आपका? मैंने कहा ये कंबल गवर्नमेंट की नहीं है, कंबल संस्था बांटने आई है और आप इसके सुपात्र नहीं है, आपको मिलना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ये तो ये 200-250 रुपए की भीख हम आपको दे रहे हैं, आप लीजिए, काम करिए। ये डोनेशन जो है भीख है आपकी, उसका सब भाग्य वहाँ एक नहीं रहा, सब चलेंगे। तो ये हमारे साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड तो हमेशा आपके पास बहुत रही है, और ऐसी मुश्किलों से बिल्कुल जब आप सोशल वर्क में है तो काफी बहुत हद तक होती है। देखिए आपने जो बात कही कि डोनेशंस की हमने बात की और सपोर्ट की बात की, तो उसके लिए हमको दिखाना पड़ता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरत है, और जो काम है उसका ब्यौरा दिखाना लोगों को। और आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास, तो आप क्या एडवाइस करेंगे किस तरह से सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट किया जाए या उसका एडवांटेज दिया जाए अपने काम को प्रोजेक्ट करने के लिए, जिससे कि आपको और संसाधन मिले और आप अपना काम बढ़ा सके? पहले हम बचपन में सुनते थे नेकी कर और दरिया में डाल। जी हाँ। अब नया आ गया है नेकी कर और सोशल मीडिया में डाल, ताकि लोगों को विश्वास है कि आप काम कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अब मैंने कहा ना कि पिछले 10-12 साल में जिंदगी बहुत बदल गई है। इतनी बदल गई है कि जो पहले हजारों साल में नहीं बदली है। पहले हमारी बातें पहुंचाना बहुत मुश्किल काम था। अगर हमारा अखबार में कोई न्यूज छपती थी, हम बहुत खुश होते थे न्यूज छपी, और उस न्यूज का लोग संज्ञान देते थे, हमसे कहते थे अशोक जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब हमारे पास अपनी बात पहुंचाने के साधन भी और मीडिया भी बहुत सारे हो गए। प्रिंट मीडिया तो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, लेकिन साथ में सोशल मीडिया जो आया है वो कमाल का है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे कूल हो, ऐसे कितनी सारी चीजें इसमें आ गई है। टेलीग्राम आ गया है। तो मतलब अब आपके पास पहुंचने का साधन बहुत हो गया, और इसमें आदमी को लगे रहना चाहिए, करना चाहिए। और इसमें एक बात यह है कि जितना आप अपने चीजों को छोटा, इम्पोर्टेंट, टू द फोकस करके डालेंगे उतना अच्छा है। अगर आप बहुत ज्यादा फोटोग्राफ डाल देंगे, बहुत ज्यादा लिख के डालेंगे, तो लोगों पर टाइम नहीं है। पहले एक टाइम था कि एक व्हाट्सएप जाता था, लोग पढ़ते थे, और आज हालात ये हैं कि इतने सारे व्हाट्सएप डेली आते हैं कि हम अपनी बातें खुद नहीं पढ़ पाते, खुद नहीं पढ़ पाते क्या लिखा हमने क्या किया। तो बेटर ये है कि सोशल मीडिया का हम वो यूज करें जिसमें हम, और कभी कभी तो ये भी होता है कि हम जितने काम दिखाना चाहते हैं तो नहीं होता है और इतना भर जाता है। हाँ, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस जो अब बन के आई है, ये समाज को बदल भी रही है। आप देखिए हमारे समाज में कितनी सारी क्रांतियां भी आई हैं और कितने सारे बदलाव आए हैं सोशल मीडिया के कारण, और बड़े बड़े लोगों के तख्त हिल गए, लोगों के बड़े बड़े लोगों के मुकुट चले गए। बिल्कुल, ये किसकी वजह से? सब सोशल मीडिया की वजह से। तो आपके हाथ में भगवान ने वो टूल दे दिया है, वो वरदान दे दिया है जो इस्तेमाल करें, लेकिन ढंग से करें और किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और बस फिर वही है नेकी करो सोशल मीडिया में।
जी। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। नेकी कर और सोशल मीडिया में डाल। जी, जी। और चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। और हम जानना चाहेंगे, आपने जो एक्टिव एनजीओ शुरू किया है, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, कोरोना के टाइम में कुछ समस्या ये आ रही थी कि हम लोग सब लोग जा रहे थे बांटने के लिए। हाँ। आपने वी केयर के माध्यम से हम लोग जुड़े, आपके संग पे हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो जहां जहां हमारे वॉलंटियर्स बांटने जाते थे सामान, जैसे सूखा राशन था और भी चीजें थी, तो मालूम पड़ता था वहां पे ऑलरेडी 2 लोग और आगे बढ़ गए, जी। फिर 2 संस्थाएं और आ गई। तो एक दिन मनन किया गया कि भाई अगर एक ही जगह पे सब जाएंगे तो बाकी 2 तो नहीं आएंगे, क्योंकि उस समय तो फ्लो ऐसा था कि मजदूरों का, डेली वर्कर्स का, कईयों को कुछ मिल रहा था, कईयों को नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट भी हर जगह नहीं जा पाई थी, कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, तो सोशल मीडिया पे जो चल रही थी खबरें देख के बड़ा दिल दहलता था। तो उसमें हम लोगों ने फिर ये सोचा कि क्यों ना एक पूरी जितनी एनजीओ काम कर रही हैं इनको मिलाया जाए और सिंक्रोनाइज किया जाए, चैनलाइज किया जाए, ताकि एक निठारी जाए तो दूसरी मोड़ना जाए, तो तीसरी जो है वो बहलोलपुर जाए, तो चौथी जो है सलारपुर जाए, फिर 5वीं भंगेल जाए, ताकि ये कि वहां पे जो रहने मजदूर है सबको बराबर मिल जाए। इसलिए फिर हमने रंजन तोमर को बुलाया, उनसे बात की, फिर आपसे बात हुई, सबको बुलाया, बैठ के बातचीत करी और सबका हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तब कई 60 संस्थाओं का व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा एक्टिव एनजीओ। उससे बहुत फायदा हुआ। एक तो हमको ये मालूम पड़ने लगा कि कौन संस्था क्या क्या काम कर रही है, दूसरा ये मालूम पड़ने लगा, सुबह सुबह न्यूज आ जाती थी कि मैं आज जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। जैसे निवेदा फाउंडेशन ने कहा कि हम मिठाई बांटेंगे, तो हम लोगों ने फिर कहीं और शिफ्ट कर लिया। तो इस प्रकार से देखा कि उसका जो इफेक्ट बढ़ गया और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कारगर हुआ, वो बल्कि सार्थक हो गया। और ये एक गांव से हटके, 2 से हटके कम से कम 70-80 गांव में चला गया, स्लोस में चला गया। तो ये जो एक्टिव एनजीओ ग्रुप का ये फायदा हुआ। लेकिन जब कोरोना का खत्म होने लगा धीमे धीमे, सेकंड वेव से पहले हमने देखा कि इसका फिर और यूज करने लगे, तो इसमें ये दिखाई पड़ा कि ये जो है ये संस्था कोई है एजुकेशन में है, कोई हेल्थ के अंदर काम कर रहे हैं, कोई डिफेंस में है, कोई काउंसलिंग में है। और मतलब हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम पड़ा कि हमसे बड़ा कोई दूसरा काम कर रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है। और एक कई तो एनजीओ थी जो कि डिफरेंट रूप में थी, तो एक जो ये कोहेसिवनेस आई एनजीओ के बीच में, तो ये इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आया। और इसका संज्ञान एमएलए साहब ने भी लिया, एमपी साहब ने भी लिया, गवर्नमेंट ने भी लिया, सबने लिया। और आज आपको जान के बड़ी खुशी होगी, 3 साल हो गए हैं, करीब 103 संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। क्या बात। और 300, और इसमें हम लोग रेगुलर प्रोसेस पे इनकी मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, फंक्शंस करते हैं, ताकि कोहेसिवनेस बनी रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क को हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने भी किया है ये, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? देखिए, कैरियर बनाना है तो बड़ी सी एनजीओ में जाना पड़ेगा। आप अपनी एनजीओ बना करके आप उसमें से पैसा कमा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन 2 तरह के सोशल वर्कर्स होते हैं। एक होता है जो अपने इसमें एनजीओ में कैरियर बना लेता है, एक होता है स्वांतः सुखाय के लिए काम करता है। जैसे हम लोग हैं, आप हैं, हम लोग स्वांतः सुखाय के लिए काम करते हैं। हमने कभी इसमें से कैरियर नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि हम काम करने लगे, अब काम का दायरा इतना बढ़ गया है कि सुबह से शाम तक हमारी एक प्रकार से हमारा ये रूटीन हो गया है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन जिसको इसमें आना है उसको 2-3 चीजें बड़ी नोट करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। एक तो पेशेंस जिंदगी में रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तीसरा ये आपको ध्यान रखना है कि आपका काम दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, बल्कि उसको फायदे करने के लिए है। और समाज सेवा करने के बाद जो एक सुखद अनुभूति होती है, वो अनुभूति यही होती है कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया और मैं कुछ कर पाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जो कर रहे हो ये समझ के करना, दूसरे पे आप एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने मौका आपको दिया है, तो उस मौके का पूरा फर्ज है। आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बेशक मेरा बिजनेस बंद हो गया, बेशक मैंने नौकरी छोड़ी, लेकिन अगर आज मैं समाज सेवा कर रहा हूं तो शायद ईश्वर ने मेरे को चुना, और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि भगवान ने मौका दिया करने का। बस इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। बाकी हम जैसे समाज सेवी सैकड़ों आए हैं, सैकड़ों चले गए और सैकड़ों नए आएंगे, हमसे ज्यादा अच्छे आएंगे और बहुत बढ़िया आएंगे। कभी ये जिंदगी में सोचना कि मैं बड़ी चीज हूं या मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूं, ये नहीं कर सकता। वाह अशोक जी, क्या बात है। आपकी इस बात को सुन के मुझे फिल्म कभी कभी का एक गीत याद आ गया।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। उम्मीद है आपको डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव से मुलाकात का पहला भाग पसंद आया होगा। दूसरा भाग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव के बेबाक विचार राजनीति के बारे में और उनके चुनाव लड़ने के बारे में, और एक रैपिड फायर। तो आपसे मुलाकात होगी मंगलवार 1 अगस्त शाम 5 बजे। जय हिंद। चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो कमर कस के आइए। समाज सेवा ध्यान में रखिए, दिल में रखिए समाज सेवा, और दिमाग में कुछ और सोच के आइए तो आप सब कुछ। जिसने पिलाई देसी उसकी वोट कैसी, जिसने पिलाई देसी उसकी वोट कैसी, जिसने पिलाई रम उसको वोट मेरे कम, और जिसने पिलाई विस्की सारी वोटें उसकी। सिलाई सेक्टर या कंप्यूटर सेक्टर नवरत्न या एक्टिव है जियो, ऑफ कोर्स दिवाकर या श्रेया बासु। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।